तो फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज आई। उसके अंदर आई का हम यूज क्यों करते हैं और आई हमारा किस तरीके से हेल्प करता है हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने में। तो वही है इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले जो तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट इज सीजी, इट डिपेंड्स अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी जो सोल्यूट होता है ना, ये दो चीजों में डिवाइड होता है, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, द अदर वन इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन सॉरी सोल्यूट होते हैं उनमें कैसे कैसे होते हैं। ग्लूकोज होगा C6H12 O11 O6, और उसके बाद आएगा तुम्हारा सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है C12H22 और O11। फिर यूरिया होता है NH2CO NH2। इस तरीके से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, NaCl KCl CH3 COH। ये भी दो तरह के होते हैं, अभी आगे देखेंगे। इनमें फर्क क्या होता है, देखो एक इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट कैसा होगा, तो Na+Cl-, ये है हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट। जब हम इसको ना पानी में डालेंगे या किसी भी सॉल्वेंट में डालेंगे तो Na+ और Cl- में जाके टूट जाएगा। Na+ और Cl- में जाके टूट जाएगा। अब इसमें टूटते ही मान लो मैंने इसको 1 मोल मिलाया था, 1 मोल NaCl मिलाया था मैंने, तो ये 1 मोल तो Na+ बनेगा और 1 मोल Cl- बनेगा। ठीक है, और NaCl मिलके कितने मॉलिक्यूल बने, 2। यानी कि ये एक NaCl का मॉलिक्यूल इसमें जाते ही 2 में टूट गया। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बोलूं तो कितने हो गए, 2 हो गए। पानी में जाती, सॉल्वेंट में जाती ही 2 हो गए। पहले 1 था, अब ये इसमें जाती टूट गया 2 में, तो 2 हो गया। तो ये चीज इसमें होती है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूट में। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके अंदर क्या होगा, अगर मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाला सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में जाके भी ये 1 मोल ग्लूकोज ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं, ना ही ये किसी के साथ कंबाइन होगा, ये वैसा ही रहेगा। मतलब 1 मोल ग्लूकोज ही रहेंगे और इसके जो मॉलिक्यूल है तो एक ही मॉलिक्यूल रहेगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर एक ही रहेगा। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है बेसिक सा। ठीक है, अब ये जो हमने वेंट ऑफ फैक्टर की बात कही, ये एक्चुअल में है क्या। हमने अभी तक कितने तरह के फॉर्मूले देखे थे, मतलब 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसमें अलग अलग तरीके से फॉर्मूले थे। तो P0A डिवाइडेड बाय PA, सॉरी -PA डिवाइडेड बाय P0A, ये था तुम्हारा सबसे पहला। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स NB डिवाइडेड बाय Na+NB। मोल फ्रैक्शन था ना इस साइड, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाइड बाय आई। आई क्या है, आई बेसिकली तुम्हारा वो नंबर है जिससे ये पूरी इक्वेशन सही हो जाएगी, जो अभी तक सही नहीं हो पा रही थी ड्यू टू सेवरल रीजंस। इसमें से मेजर रीजन ये है कि हमने इलेक्ट्रोलाइट को आइडेंटिफाई नहीं किया था कि वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। ठीक है, हम नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट को या फिर नॉर्मली जो हम सोल्यूशन देखते हैं उसमें जैसा बिहेवियर होता है वो अलग होता है जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हमारा पहले से जो पॉसिबल हमने आउटकम सोचा है उससे अलग होता है जो आउटकम ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस पैदा होता है। तो यहाँ पे NB का डिफरेंस आएगा। ठीक है, बेसिकली ये आई की वजह से। तो सबके साथ हम क्या करेंगे, सबके साथ आई जोड़ देंगे। तो ये पहला वाला है, इसी तरीके से दूसरा होगा डेल्टा TB वाला, तीसरा होगा डेल्टा TF वाला, और चौथा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। तो इस तरीके से चारों ही चेंज हो गए। अब ये जो आई है, बेसिकली ये जो आई है ये है क्या एक्चुअल में, दिस इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू
वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है तुम्हारा आई। ठीक है, इस केस में मान लो एन बी की वैल्यू 1 है, एन बी की वैल्यू 1 है, तो एन बी एन बी एन बी हर जगह 1 1 भर दोगे तो उसके बाद ये यहाँ से आई निकल जाएगा, या फिर हम आई को पुट कर सकते हैं। तो आई कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखेंगे, तो अभी के लिए बस ये बेसिक सा है। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब इसके बाद आएगा इंपॉर्टेंट, या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो सीन क्या होता है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा, बेसिक तो एटलीस्ट। 1 मोल Na2SO4, ठीक है, 1 मोल Na2SO4 तुमने मिलाया, दिस इज अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको तुम मिलाओगे किसी सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन में जाते ही कैसे टूटेगा, Na प्लस, क्योंकि 2 Na है तो Na प्लस और SO4 2 माइनस, 1 2 और 3, 1 मोल से कितने मोल बने, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, बना ना। कुल मिला के कितने मॉलिक्यूल्स में टूट गया Na2SO4, 3 मॉलिक्यूल्स में, तो ये 3 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। तो यहां पर I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू इज 3, यही है I की वैल्यू। ठीक है ना, I यही है कि कितने मॉलिक्यूल्स में वो अंदर जाके टूट जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर। अभी हम इसमें और भी चीजें देखेंगे। तो वेंट ऑफ फैक्टर, ये जो I है, ये जो फैक्टर है, ये हमें ये बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूट पानी में या फिर लिक्विड या सॉल्वेंट में जाते ही कैसा बिहेव कर रहा है, कितने पार्ट्स में टूट रहा है, वो हमें I बताता है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ Cp डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ Cp। ठीक है, इतना इसको ऐसे भी ना देखे तो भी सही है, इट डजेंट मैटर वो वाला फॉर्मूला एक्चुअली, क्योंकि हमें इसको आगे अलग तरीके से देखना है, अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे इसके। सो यहाँ तक की कहानी ये थी। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के होते हैं, एक होगा इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग और दूसरा होगा वीक। दोनों में ही कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हो रही होंगी, स्ट्रॉन्ग एंड अदर वन इज वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसके अंदर NaCl या KCl, HNO3, ठीक है, NaOH, ये वाले सारे स्ट्रॉन्ग है। वीक के अंदर AgCl, CH3COH, इस तरीके के होंगे। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, देखो इसके लिए I की वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए भी I की वैल्यू 2 आएगी, K प्लस Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, I की वैल्यू 2 आएगी, इसके लिए भी I की वैल्यू 2 आएगी, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। बट यहां पर जो I की वैल्यू आएगी ना, उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए हमें क्वेश्चन, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला का तो क्या होता है 100% डिसोसिएशन, हमने 11th में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं कि मान लो अगर ये 100 ग्राम मिलाया तो 100 का 100 ग्राम डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। 100 NaCl है, 100 NaCl के मॉलिक्यूल हैं तो 200 बन जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस मिलके 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस। बट यहाँ पर AgCl है, पता नहीं है कि वो कितना अमाउंट उसका डिसोसिएट होगा, वहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं होता। ठीक है, नो 100 हो भी सकता है बट मोस्टली नहीं होता, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहां पर क्या हम करते हैं, यहां पर अल्फा का यूज करते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि भाई कितना डिसोसिएट हुआ कोई पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमें AgCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है कि Ag प्लस और Cl माइनस में कितना कितना टूटा। तो हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। अब देखो अल्फा तो तुम्हें पता चल गया कि ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, I की वैल्यू क्या होगी, I होगा वेंट ऑफ फैक्टर, और तीसरा है N, तो ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। और ये जो होता है ये है कि कितने पार्ट्स में टूटेगा वो, जैसे Ag प्लस Cl माइनस, तो यहां पर कितने पार्ट्स में टूटा 2, तो ये वो है, तो यहां पर N की वैल्यू कितनी होगी 2 इस वाले केस में। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता। ठीक है, तो मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने लिखा 30%, कि 30% टूटा, तो अब यहां से I की वैल्यू निकालते हैं। तो I की वैल्यू निकालने का तरीका है, तो कैसे निकालोगे, 30 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंट मतलब पर 100, 30% दे रखा है, इक्वल्स टू I माइनस
1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1। तो ये 1 इधर -1 इधर से ये कटेगा तो ये इधर जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? i की वैल्यू आएगी 1.3 1.3 रहेगी तुम्हारी i की वैल्यू। ओके, सो ये वाली चीजें यहां पर होती हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि बनना था 2, 1 से 2, बट बना कितना? 1.3 बन पाया, क्योंकि 30% ही डिसोसिएट हुआ है तुम्हारा ये AgCl, सिर्फ 30%। सो एसोसिएशन में होता क्या है, जो चीज डिसोसिएशन में हो ठीक उसका उल्टा। यहां पर डाइमर, ट्राइमर, पॉलीमर ये सब बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड है C6H5COH। अब C6H5COH ये जो बेंजोइक एसिड है, ये कुछ किस तरीके से ये मतलब लिक्विड में जाके बेंजीन नाम का सॉल्वेंट है, उसके अंदर जाके कैसा बिहेव करेगा। तो बेंजीन है इसके अंदर C6H6, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने 100 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के डाल दिए, C6H5COH इसके डाल दिए, तो होगा क्या? जाहिर सी बात है, यहां पर एसोसिएशन होगा, यहां पर डिसोसिएशन तो होगा नहीं। तो एसोसिएशन कैसे होगा? ये जो बेंजोइक है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, बाहर दिखा रहा हूं तुम्हें कि C6H5C डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर भी C6H5C, अभी सिंपली इधर इधर बॉन्ड बन जाएगा, इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, इस पे माइनस है और इस पे प्लस है H पे। तो इस तरीके से ये डाइमर, ये इसको कहते हैं डाइमर, एसोसिएशन हो गया इसका, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर भी क्या होता है, अगर 100% एसोसिएशन अकर ना हो, तो अब यहां पर रूल्स हैं, इफ नो 100% एसोसिएशन, जनरली जो देखा जाता है 100% एसोसिएशन नहीं होता है, तो होगा क्या? तो उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। आई को कैसे कैलकुलेट करोगे? सो आई कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय एन, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो एन क्या है? एन अगेन वही नंबर है कि कितने में। अब क्योंकि यहां पर ना 1 से 2 में नहीं टूट रहा है, बल्कि 2 मिलके 1 बन रहे हैं, तो कैसा होगा? 1 बाय हाफ, मतलब 1/2, तो हाफ 1 माइनस 1/2 हाफ आएगा। ऊपर देखो आई की वैल्यू में पता नहीं है, हमने मान लिया ये जो एसोसिएशन हुआ है ये सम परसेंटेज हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहां से आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी? मान लो 80% एसोसिएशन हुआ है, 80% हुआ है, एन की वैल्यू है 2, तो यहां से वैल्यू निकालो तुम आई की। तो आई की वैल्यू जब तुम इसमें पुट करोगे 80/100 इधर 2, तो ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा आई की वैल्यू 0.6, यानी कि इतना परसेंट ही एसोसिएशन हुआ। कितना हो सकता है एसोसिएशन? 1 हो सकता है ना, बट पूरा का पूरा एसोसिएट नहीं हो पाया, 0.4% रह गया एसोसिएट होने से, सिर्फ 0.6% ही इस अमाउंट का एसोसिएट हो पाया और ये डाइमर बना पाया। ये है इसके पीछे लॉजिक। अब सीन क्या होता है, हमने जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसमें हम क्या रखते हैं? एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स रख के करते हैं ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स। बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि एसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है। तो अगर 100% एसोसिएशन नहीं होगा तो जाहिर तौर पर उस फॉर्मूले में कुछ तो कमी है। तो वो कमी क्या है? वो कमी है आई, वो कमी पूरी करता है आई, क्योंकि ना 100% एसोसिएशन हो रहा है और कुछ केसेस में 100% डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो हमें इसीलिए वो जो हमारा दिक्कत आ रही है उसको रिसॉल्व करने के लिए आई का यूज करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर अगर मैं इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालूं, इसी का, तो इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा आएगा? पाई इज इक्वल्स टू CRT इन 2 में आई, ये करके। तो अब मेरा आंसर बिल्कुल सही आएगा। पहले अगर मैं इसको वैल्यूज डालता तो मेरा आंसर गलत आता। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज 100% एसोसिएट नहीं हुई, इसीलिए आई का फैक्टर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को प्योर और सही बनाने के लिए। अब बस ये इसमें इतना ही था। आई का एक और वैल्यू होता है, वो लिख लो, देखो वो क्वेश्चंस में तुम्हें करके देखना पड़ेगा, उसी में यूज होगा, ये वाला उतार लिया होगा। सो देखो
इसको कहते हैं नॉर्मल, आई इज इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड या फिर एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ये एक और वैल्यू होती है आई की। ये एक और वैल्यू होती है आई की, मतलब इस तरीके से भी निकलता है आई। अब देखो इसका यूज कहां पे करना है। मान लो किसी क्वेश्चन में ना तुम्हें पाई सी आर टी मतलब सब कुछ दे रखा है ऑलमोस्ट, सी नहीं दे रखा, सी की जगह क्या लिखते हो तुम, एन बी बाय बी बी, और ये एन बी क्या है, एन बी इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास वॉल्यूम। तो ये जो एम बी है ना, किसी क्वेश्चन में मान लो एम बी नहीं दिया हुआ, आई बी नहीं दिया हुआ, बाकी सब चीजें दे रखी हैं, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं इस वाले एम बी को, आई को हटा के सबसे पहले एम बी को कैलकुलेट करोगे इन सब की वैल्यू पुट करके। अब तुम्हारा एम बी आ गया, मान लो एम बी आ गया नॉर्मल फॉर्मूले से एम बी आ गया। ये एम बी क्या है, दिस एम बी इज योर ऑब्जर्व्ड मोलर मास, मतलब जो तुमने कैलकुलेट किया एबनॉर्मल मोलर मास, इसको कहोगे एम बी डैश। ठीक है, एम बी डैश। अब नॉर्मल फॉर्मूले पे आओ, तो नॉर्मल फॉर्मूला ये हो गया, ध्यान रखो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्मूला, और जो दूसरा फॉर्मूला है वो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, अब ये है नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक है, अब जब एम बी डैश आ गया तो अब इस वाले फॉर्मूले का जो एम बी है वो तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्ट पता है। मान लो यूरिया है तो यूरिया का मोलर मास तुम्हें पता है, ठीक है, कितना होता है 60। तो इस तरीके से अब तुम इसको वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। सो कैसे निकालोगे, आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो दोनों ही चीजों को सॉल्व करके तुम आई निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान रखो वो क्वेश्चन तुम्हें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज, एक और इक्वेशन है जो मैं बताना चाहता हूं, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दैट इज सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए या फिर के एच कुछ भी कह लो। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ये कहां पर अप्लाई होता है, जहां पर तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कहेगा, जहां पर तुम्हें इक्वेशन दी होगी या फिर उससे रिलेटेड। ये बुक में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एग्जाम्पल में शायद से क्वेश्चन है, उसमें देख लेना। सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ये तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से होता है कि इनिशियली अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो इधर 0 है। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका सी है और इधर 0 है, फिर आफ्टर सम टाइम इसमें से ना कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इधर चले गया, बन गया, तो इसमें से क्या करोगे सी माइनस अल्फा और इधर आ जाएगा अल्फा। क्यों, सही बात है ना, मैं ऐसी जनरली बता रहा हूं बस रिकॉल कराने के लिए, बाकी तुम्हें बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि भाई ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब देखो इसमें क्या है, सी कॉन्सेंट्रेशन, वही मोलैरिटी, अल्फा तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर कुछ केसेस में एसोसिएशन, और के तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, बस फॉर्मूला दिमाग में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, सो एक क्वेश्चन दे देता हूं, बेसिकली करा देता हूं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस की मैं पिक भेज दूंगा। सो के एफ दे रखा है हमें किसी चीज का 4.9 के। ठीक है, हमसे बोल रहा है अल्फा फाइंड करो। ये ना ये डाइमर वाला है, यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू दे रखा है हमें 2 ग्राम, जो हमें क्वेश्चन पढ़ ही देता हूं। ओके, तो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड दे रखा है जो कि बेंजीन में डिसॉल्व किया गया 25 ग्राम बेंजीन में उसको डिसॉल्व किया गया, यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू ए दे रखा है 25 ग्राम, डब्ल्यू बी दे रखा है 2 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर हमें के एफ की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मैंने बताया के एफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन पॉइंट। ठीक है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें और क्या दे रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ भी दे रखा है हमें, डेल्टा टी एफ दे रखा है हमें 1.62। तो हमसे कह रहा है कि भाई इसका ना परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालो इस एसिड का जो कि डाइमर के तरीके से फॉर्म करेगा, यानी कि कितना अमाउंट ये डाइमर
के तरीके से फॉर्म करेगा, कुछ ही परसेंटेज करेगा, सारा तो कर नहीं पाएगा, तो वो ही हमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली इन वैल्यूज को पुट करो, वो फॉर्मूला लगा के डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू क्या था, डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए इंटू में एम बी इंटू में आई, और भी कुछ था, हाँ के एफ, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है ना। कि इस वाले में मोलैलिटी का यूज करते हैं ना, तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर जब तुम फॉर्मूले में वैल्यूज डालोगे, देखो टी एफ दे रखा है, डब्ल्यू बी दे रखा है, के एफ दे रखा है, डब्ल्यू ए भी दे रखा है, एम बी, देखो ये यहाँ पर बात चल रही है बेंजोइक एसिड की, तो एम बी तुम निकाल सकते हो सॉल्वेंट का, बेंजोइक एसिड का कितना होता है, 122 ग्राम होता है, 122 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास, तो ये भी दे रखा है। यहाँ से तुम्हारा आई निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आई ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, तो 0.5 आएगा आई। अब जब ये आ गया तो इसके बाद तुम अल्फा में रख दोगे, अल्फा में कौन सा रखोगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला अल्फा, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय एन। जाहिर सी बात है डाइमर, बुक में लिखा हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि डाइमर बनेगा, तो कैसे करोगे, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 2, ये भी 0.5 होता है, तो 0.5। बट देखो यहाँ पर सीन क्या है, एग्जैक्टली 0.5 नहीं है, जो तुम्हारा आई है ना, आई वो एग्जैक्टली 0.5 नहीं है, वो है कुछ 0.5041, तो उसको वैसे ही लिखोगे तुम। वरना अगर देखो 0.5 होता तो नीचे नीचे 1 से कट जाता, अल्फा तो 1 आया था, दैट मीन्स पूरा का पूरा 100% एसोसिएशन हो गया इसका, बट ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा कुछ, जब इसको तुम माइनस करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 0.4959 और डिवाइड में आएगा 0.5। अब तुम इसको माइनस करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो कुछ वैल्यू तुम्हारी 99.18% आएगी, मतलब ऑलमोस्ट 100 ही है, बट थोड़ा सा ही एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से तुम इसको सॉल्व करते हो। क्लियर? सो तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, अब हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। जिसको ये क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रही हो, सिंपल सी चीज़ है, टुगेदर के क्वेश्चंस हैं, तो उस बुक में अगर तुम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि भाई टुगेदर विद से क्वेश्चन सॉल्व करो। बाय।